स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हम लेसन 6 मौर्यन ए चंद्रगुप्ता एंड अशोका के बारे में पढ़ेंगे। इसके बारे में हम पहले भी बहुत अच्छा 16 महाजनपदास के बारे में और बुद्धा के बारे में सब हम बहुत अच्छी तरीके से पढ़ चुके हैं। अब हम थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे। सबसे पहले दो फ्रेंड्स आपस में खेल रहे थे। संडे का दिन था, बच्चे ग्राउंड में क्रिकेट खेल रहे थे। तो आपने जनरली नोटिस किया है कि जब क्रिकेट खेलते हैं तो उससे पहले क्या उछाला जाता है? टॉस उछाला जाता है। तो जैसे टॉस उछाला तो टॉस नीचे गिरा तो उसमें क्या आया? हेड आया। अब हेड आया तो वो जो पॉइंट था उसके ऊपर क्या सिंबल था? जो पॉइंट के हेड पे लॉयन का सिंबल था। तो एक फ्रेंड ने अपने दूसरे फ्रेंड से पूछा कि ऐसा क्यों है? ये जो पॉइंट है इसके हेड के ऊपर ये लॉयन का सिंबल क्यों है? यानी कि इसका मतलब क्या है? तो इसका मतलब इस चैप्टर में बताया है। उसके फ्रेंड ने उसको बोला कि दिस फिगर वाज बिल्ड बाय एम्पायर अशोका ऑफ मौर्य वंश डायनेस्टी के समय पे ये जो पिलर था, श्रीनाथ पिलर, अशोका ने अपने टाइम पे बनाया था। लॉयन कैपिटल ऑफ श्रीनाथ, ये बहुत बड़ा पिलर है। फिर अशोका ऑफ मौर्यन डायनेस्टी, इंडिया हैज रिकॉग्नाइज्ड, इंडिया ने उसको रिकॉग्नाइज करा एज नेशनल सिंबल, उसको रिकॉग्नाइज करा ऐसे नेशनल सिंबल के रूप में उस पॉइंट ने उसको दिया है। तो इसका मतलब ये हुआ। चलो अब हम पढ़ते हैं मौर्यन डायनेस्टी। मौर्य वंश की डायनेस्टी के बारे में हम पढ़ते हैं। 321 BC से लेकर 297 BC तक के पीरियड के बीच में चंद्रगुप्त मौर्य वंश ने क्या क्या किया। ठीक है, फाउंडर ऑफ मौर्य डायनेस्टी के कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य वॉज द फाउंडर ऑफ मौर्य डायनेस्टी। ठीक है, विद द हेल्प ऑफ चाणक्य, चाणक्य उनका गुरु था। चाणक्य बचपन से ही चंद्रगुप्त मौर्य को फॉलो करते थे, यानी कि उनके साथी थे। वो बचपन से ही उनको ऑब्जर्व करते थे, नोटिस करते थे कि ये जो चंद्रगुप्त है ये इसके अंदर वो सारे गुण हैं जो एक राजा के अंदर हो सकते हैं। तो कल को उठ के हम इसको राजा घोषित कर सकते हैं। और वो उन्होंने उसे अपना चेला बना लिया। चंद्रगुप्त मौर्य विद द हेल्प ऑफ चाणक्य he defeat the last empire of नंद डायनेस्टी। उन्होंने क्या करा? जो उनका लास्ट एम्पायर था किसकी हेल्प से? चाणक्य की हेल्प से उसको विन करा। और ये हमने पहले भी ऑलरेडी चैप्टर में पढ़ चुके हैं नंद डायनेस्टी के बारे में। हाँ, तो लास्ट डायनेस्टी डिफीट किया था नंद डायनेस्टी, जो धनानंद की थी इन 321 BC के समय पे। ठीक है, अब है चाणक्य। चाणक्य ने क्या लिखा था? बुक लिखी थी जिसके अंदर सब चीजों के बारे में नॉलेज दिया था। इकोनॉमिक लाइफ, सोशल लाइफ ऑफ पीपल, इकोनॉमिक लाइफ, सोशल इंफॉर्मेशन दी थी ये सब चीजों के बारे में। और वो बुक का नाम था अर्थशास्त्र। क्या नाम था? अर्थशास्त्र, जिसके अंदर उन्होंने इकोनॉमिक, सोशल लाइफ ऑफ पीपल्स की सब डिस्कस की। ठीक है, तीसरा है चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य ने रूल करा था। कहाँ पे रूल किया था? ऐसे तो बहुत सारी जगह है, लेकिन थोड़ी बहुत जगह का नाम मैंने यहाँ पे मेंशन किया है। ठीक है, नॉर्थ अफगानिस्तान में था, बंगाल इन ईस्ट है, वेस्ट एंड साउथ इन इंडिया, फिर सौराष्ट्र में इन जूनागढ़, ये सारी जगह पे इन्होंने रूल किया था। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे ग्रांड ट्रंक रोड। इसका मतलब है GTR, मतलब ग्रांड ट्रंक रोड। इट इज द ओल्डेस्ट एंड लॉन्गेस्ट रोड इन एशियन कॉन्टिनेंट। सबसे बड़ी रोड थी उस समय पर, मौर्य वंश डायनेस्टी के वक्त पे, चंद्रगुप्त मौर्य के वक्त पे सबसे बड़ी रोड उन लोगों ने उस वक्त कंस्ट्रक्ट करवाई थी। फिर एट प्रेजेंट इट इज नोन एज नेशनल हाईवे फ्रॉम दिल्ली टू कोलकाता। एट प्रेजेंट इट इज नोन एज, किसके नाम से जानी जाती है? नेशनल हाईवे फ्रॉम दिल्ली टू कोलकाता। अब हम बिंदुसार के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, बिंदुसार वॉज द सेकंड फाउंडर ऑफ चंद्रगुप्त मौर्यन डायनेस्टी का सेकंड फाउंडर था। वो कौन था? चंद्रगुप्त का बेटा था। ठीक है, आफ्टर द डेथ ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य, जब चंद्रगुप्त मौर्य की डेथ हुई उसके बाद शासन किसने संभाला? पूरा बिंदुसार, सन ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य।
ठीक है, उसने पूरा मगध का एम्पायर संभाला और बहुत बहुत सक्सेसफुली संभाला मगध का एम्पायर। ओके, Bindusar was the second founder of empire, second founder of Mauryan's age. 297 BC to 273 BC. After the death of Chandragupta Maurya, Chandragupta Maurya की डेथ के बाद बिंदुसार ने, चंद्रगुप्त का बेटा था बिंदुसार ने पूरा मगध एम्पायर को संभाला और उसके बाद बिंदुसार का जो बेटा था वो कौन था? अशोका। बिंदुसार के बाद अशोका ने पूरा एम्पायर को संभाला। तो चंद्रगुप्त का बेटा था बिंदुसार का बेटा था अशोक। बिंदुसार ने क्या संभाला? आफ्टर द डेथ ऑफ चंद्रगुप्त पूरा मगध एम्पायर को संभाला और उसके बाद बिंदुसार ने अशोका को पूरा ऐसे ही पूरा मगध एम्पायर बिंदुसार को शिफ्ट कर दिया था, पूरा संभालने दे दिया था। तो अशोका को एज ए गिफ्ट पूरा एम्पायर मिल गया था, एज अ गिफ्ट। उसे कुछ इतना करना नहीं पड़ा था, उसके पापा ने उसको पूरा थ्रोन ऐसे ही गिफ्ट कर दिया था। और ऐसा कहा जाता है कि 99 भाई और भी थे अशोका के, और भी 99 भाई थे जिसको अशोका ने मार दिया था। केवल एक ही जो उसका छोटा भाई था उसको छोड़ा था और वो उसका स्टेप ब्रदर था जिसका नाम था सुसिम। उसका स्टेप ब्रदर था प्रिंस सुसिम। तो प्रिंस सुसिम को गवर्नर ऑफ तक्षशिला का गवर्नर बनाया था और अशोक को अवंती का गवर्नर बनाया था। आफ्टर सम टाइम क्या हुआ? अशोका वॉज सक्सेस इन अवंतिका में, उसने सक्सेस किया, बहुत अच्छे तरीके से सबको कंट्रोल किया। बट सुसिम वॉज फेल टू कंट्रोल द रिबेलियन। वो फेल हो गया, वो कंट्रोल तक्षशिला पर सफलता प्राप्त नहीं कर सका, वो सक्सेस नहीं हुआ। लेकिन अशोका सक्सेस हो गया था, अवंतिका को लेके सक्सेसफुल हो गया था। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे बैटल ऑफ कलिंगा एंड अशोका रिवर्स हार्ट चेंज। अशोका जो कलिंगा है, अशोका ने कौन सा वार क्या जीता था? कलिंगा के साथ वॉर किया था, जो सबसे लास्ट वॉर था, उसका फर्स्ट और लास्ट वॉर था कलिंगा के साथ। उसके बाद आफ्टर द वॉर ऑफ कलिंगा, अशोका ने कलिंगा के साथ जो वॉर किया था उसमें वो जीत गया था, लेकिन जीत के भी वो हार गया था। वो कलिंगा के साथ वॉर करने के बाद इतना दुखी हो गया था, इतना परेशान हो गया था, क्योंकि चारों तरफ उसे खून ही खून, लॉस्ट ऑफ लाइफ दिखाई दे रहा था। रिलेटिव्स, फ्रेंड्स वगैरह जो भी थे, किसी का घर बार तबाह हो गया था, किसी का रिलेटिव्स मर गया था, किसी की माँ मर गई थी, किसी का बेटा मर गया था। चारों तरफ खून खराबा और लॉस्ट ऑफ लाइफ देख के वो अशोका इतना परेशान हो गया था। देख के उसका एकदम हृदय परिवर्तन हो गया। ये सारी चीजों को देख के 1.5 लाख पीपल उस वक्त जेल में गए थे और 1 लाख पीपल किल, इतने सारे लोग उस झगड़े में, वॉर में मर गए थे। अननेसेसरी ना, ये सब चीजें करने की क्या जरूरत है? आफ्टर द वॉर अशोका को ऐसे लगा कि मैं ये कलिंगा का वॉर जीत के भी मैं हार गया, मुझे ये सब करने की क्या जरूरत पड़ी थी? इतने सारे लोगों की जान चली गई मेरी वजह से। फ्रेंड्स, रिलेटिव, डेड बॉडी सब जगह देख के वो इतना परेशान हो गया, वो बहुत दुखी हो गया, वो इतना सैड हो गया। और उसने इस वजह से ये सब देखकर उसका एकदम से हार्ट चेंज हो गया। उसने सोचा कि मैं अब ये सब चीजें हैंडओवर कर दूंगा, मैं अब इस तरीके की जिंदगी नहीं जीऊंगा। कलिंगा वॉज अ पार्ट ऑफ, एट दैट टाइम कलिंगा वॉज अ पार्ट ऑफ मगध। मगध का एक हिस्सा ऑलरेडी कलिंगा बन गया था। उस वक्त नंद वॉज किंग एट दैट टाइम। फिर उसके बाद जब अशोका का एकदम से परिवर्तन आया, तब उसने वो राह छोड़ दी और सत्य की राह पर चल पड़ा। और उसके बाद उसने क्या ज्वाइन करा? बुद्धिज्म ज्वाइन करा। हाँ, बुद्धिज्म ज्वाइन करा। उनसे रिलेटेड प्रिंसिपल्स वगैरह सब, टीचिंग्स वगैरह, बुद्धा को फॉलो किया और उनकी प्रीचिंग्स वगैरह सब फॉलो करे। और उस तरीके से अशोका इंस्क्रिप्शन
द मोस्ट अशोक का इंस्क्रिप्शन लैंग्वेज मोस्ट अपनी लैंग्वेज में उसने लिखा है प्रतीक एंड स्क्रिप्ट इज ब्राह्मी। उसने जो अपनी लैंग्वेज में कलिंगा के वार के बारे में डिस्कस किया है। स्टोन इंस्क्रिप्शन भी लिखा है जिसके अंदर उसने अपनी बुक्स जो लिखी है इन लैंग्वेजों में जो अपनी बुक्स लिखी है उसके अंदर पूरा कलिंगा के बैटल के बारे में वॉर के बारे में उसने डिस्कस किया है। कि मैसेज फॉर द पीपल, उसने पीपल को क्या मैसेज दिया है कि हमेशा ओबे योर पेरेंट्स, हमेशा अपने पेरेंट्स की रिस्पेक्ट करो, एल्डरली रिस्पेक्ट योर एल्डर्स, वुमेन्स की रिस्पेक्ट करो और हमेशा जितना हो सके आपसे डोनेट करो, दान दक्षिणा ब्राह्मणों को दिया करो, जितना आपसे बन सकता है उतना आप दान दिया करो। और दूसरा बड़ों की रिस्पेक्ट करो, अपने प्रिंसिपल्स जो उसने बनाए थे, अपने जो टीचिंग्स जो उसने बनाई थी वो सब फॉलो करने के लिए उसने कहा। उसने अपने एकदम से लाइन चेंज कर दी। उसके बाद आता है एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ वॉरियर एज। एम में मतलब वॉरियर एज के बारे में उनके सिस्टम्स, हर चीज को लेके उनके सिस्टम बहुत ही पावरफुल होते थे। हर चीज का एक अलग अलग डिपार्टमेंट हुआ करता था। जैसे कि अगर नेवी आर्मी है, नेवी फोर्स है, तो उसका एक अलग डिपार्टमेंट होता था, उनका ऑफिसर अलग होता था, उनका पूरा सिस्टम अलग होता था। पूरा जो भी उनका सिस्टम होता था वो हर इतना सिस्टमेटिक ढंग से होता था। उनके ऑफिसर्स अलग होते थे, उनका कैबिन अलग होता था, हर एक चीज बहुत सिस्टमेटिक ढंग से वो करते थे। अब एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम ऑफ वॉरियर्स एज का क्या क्या थे उस टाइम, एट दैट एज क्या क्या था। एट दैट टाइम सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम था, दूसरा था प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम था, तीसरा था रीजनल एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम। अब ये किस चीज के लिए ये वर्क किया करते थे, क्या क्या उनके अंडर क्या क्या चीजें फॉलो करनी थी, क्या क्या सिस्टम्स इन लोगों को फॉलो करने थे, उसके बारे में दिया है। ठीक है, तो सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम किस फील्ड में क्या क्या देख रेख करता था, किस तरीके से संभालते थे। एग्रीकल्चर फील्ड को बहुत अच्छी तरीके से संभालते थे। मिलिट्री फोर्स है, जुडिशियल है, ट्रेड है, इन सारे फील्ड के अलग अलग ऑफिशियल्स होते थे और जो अपने फील्ड को बहुत अच्छे तरीके से टेक ओवर करते थे, बहुत अच्छे तरीके से संभालते थे। दूसरा है प्रोविजनल, टू मेंटेन, ये क्या करते थे, टू मेंटेन पीस एंड सिक्योरिटी, ये पीस और सिक्योरिटी को मेंटेन करते थे। तीसरा है रीजनल, लोकल डिस्ट्रिक्ट ऑफिशियल वर्क, यानी कि जो रीजनल होता था वो लोकल डिस्ट्रिक्ट पे डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऊपर वर्क करता था। हाँ, और विलेज में भी जाता था, इलेक्शंस वगैरह होता था तो सब कुछ अरेंजमेंट करता था, मेंबर सिलेक्ट करता था, जो भी जिस टाइप की भी हेल्प होती थी तो पूरा मैनेज करते थे। आए समझ में? थैंक यू।